आज मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेरी बड़ी ब्राइट और क्यूरियस स्टूडेंट इकरा। कैसी हो इकरा? हेलो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का टॉपिक सुनकर ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है और सच बताऊँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है। साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं हम आज। डर क्यों लग रहा है भाई? ऐसा क्या सुन लिया तुमने साइकोलॉजी के बारे में? सर, एक बात सच सच बताइए, क्या आज आप मुझे दिमाग पढ़ना सिखाएंगे? मतलब क्या साइकोलॉजी सच में माइंड रीडिंग होती है? मेरी पड़ोस वाली आंटी कहती हैं कि साइकोलॉजिस्ट तो बस आंखों में देखकर आपके सारे डार्क सीक्रेट्स निकाल लेते हैं। क्या आप मेरे दिमाग के सारे सीक्रेट्स जान गए हैं? यही तो हमारी देसी आंटीज वाले सबसे बड़े मिथ्स हैं। लोग अक्सर यही समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ना दिमाग पढ़ने वाले जादूगर होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल भी किसी का हर एक मूव एनालाइज करने या माइंड रीड करने के बारे में नहीं है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड साइंस है। तो अपनी सारी टेंशन दूर कर दो, मैं तुम्हारे कोई सीक्रेट्स नहीं निकालने वाला। चलो, थोड़ी जान में जान आई। तो फिर असल में ये है क्या सर? देखो इकरा, अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। अगर इसको आसान हिंदुस्तानी में समझें तो ये एक साइंटिफिक तरीका है बस ये समझने का कि हम लोग जो सोचते हैं वो आखिर क्यों सोचते हैं, और जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं। अच्छा, मतलब हमारी सोच और हमारे एक्शंस की साइंस है ये। बिल्कुल सही। जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं ना, तो हम इस पूरी दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि अलग अलग इवेंट्स क्यों होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सब एक दूसरे से आखिर इतने अलग क्यों हैं। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसे दो मेन हिस्सों में देखते हैं। एक तरफ है थॉट, जिसे हम कॉग्निशन भी कहते हैं। ये वो सब कुछ है जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, हमारी थिंकिंग, हमारे एब्स्ट्रैक्ट ख्याल। और दूसरी तरफ बिहेवियर है, मतलब जो हम एक्चुअल फिजिकल एक्शंस करते हैं। एकदम सही पकड़ा। थॉट हमारी इंटरनल दुनिया है और बिहेवियर हमारा एक्सटर्नल एक्शन है। जब कोई इंसान खुश होता है तो उसके दिमाग में जो चल रहा है उसका थॉट है, और जब वो खुशी से उछलता है या डांस करता है ना, वो बिहेवियर है। ये फील्ड इतनी बड़ी है कि इंसान जो कुछ भी करता है, साइकोलॉजी हमें उसे बेहतर समझने में मदद कर सकती है। बाप रे, इंसान तो दिन भर में हजारों चीजें सोचता और करता है। ये टॉपिक तो बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर। इसे पढ़ते कैसे हैं लोग? तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ये फील्ड वाकई बहुत ब्रॉड है, इसीलिए साइंस के मुताबिक हमें इसको अलग अलग सब फील्ड्स यानी छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। आज हम इन 6 मेजर सब फील्ड्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि ये पजल हम आसानी से सॉल्व कर सकें। कॉग्निटिव, इवोल्यूशनरी, डेवलपमेंटल, न्यूरोसाइंस, सोशल और एबनॉर्मल। चलो पहले वाले से शुरू करते हैं। पहला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये सब फील्ड पूरी तरह से हमारी सोच पर फोकस करती है। ये देखती है कि हमारी सोच हमारे इमोशंस और हमारे डिसीजन मेकिंग पर कैसे असर डालती है। मतलब कैसे डिसीजन सर? कोई एग्जाम्पल दीजिए ना। ऐसे समझो, तुम्हारे सामने टेबल पर 2 चीजें रखी हैं। एक तरफ गर्मा गर्म मसालेदार बिरयानी है और दूसरी तरफ तिंडा या सालन रखा है। तुम्हारा दिमाग तुरंत प्रोसेस करता है कि बिरयानी टेस्टी है और तिंडा थोड़ा बोरिंग है। ये थॉट तुम्हारे अंदर एक इमोशन जगाता है, खुशियां, भूख का, और फिर तुम्हारा डिसीजन होता है कि मैं तो बिरयानी ही खाऊंगी। तुम्हारे इस थॉट प्रोसेस ने तुम्हारे फाइनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक बड़ा ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। वाह, बिरयानी का नाम सुन के तो वैसे ही दिमाग एक्टिव हो गया। पर नेक्स्ट वाला बड़ा अजीब लग रहा है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। सर, एवोल्यूशन तो हम हिस्ट्री या बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, इसका हमारी आदतों से क्या लेना देना? यही तो दूसरा सबसे बड़ा शौक है इकरा। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स ये मानते हैं कि हमारी आज की आदतें और बिहेवियर सिर्फ कल या परसों नहीं बने, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन का नतीजा है। जो पैटर्न्स हमारे एंसेस्टर्स को जंगल में जिंदा रहने में मदद करते थे, वो वक्त के साथ सेलेक्ट होते गए और आज हमारी आदत बन गए हैं। हैं? सच्ची? मतलब हमारी नॉर्मल रोजमर्रा की आदतें किसी आदि मानव की सर्वाइवल ट्रिक थी? दैट इज क्रेजी। बिल्कुल सच। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग तरीका है हमारे एक्शंस और आदतों को आज के दौर में समझने का। अब आते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पर। इसमें साइकोलॉजिस्ट्स ये देखते हैं कि हम वक्त के साथ आखिर कैसे बदलते हैं, पर यहाँ वो मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं देखते, बल्कि एक सिंगल इंसान की छोटी सी लाइफ स्पैन को देखते हैं। जैसे बचपन से बड़े होने तक का सफर। एग्जैक्टली। जैसे कि एक नॉर्मल टाइमलाइन होती है, इन्फेंसी यानी बचपन, फिर एडोलेसेंस और उसके बाद अडल्टहुड। अब तुम बताओ इकरा, तुम्हारा एज ब्रैकेट क्या है? तुम 14 साल की हो, राइट? जी सर, मैं 14 साल की हूँ। तो तुम अभी एडोलेसेंस फेज में हो। 1 साल के बच्चे का दिमाग तुम्हारे 14 साल वाले दिमाग से बिल्कुल अलग सोचता है, और तुम्हारा दिमाग एक 40 साल के अडल्ट से अलग सोचता है।
ये सारे चेंजेस कैसे और क्यों आते हैं, ये सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बताती है। अब रेडी हो जाओ तीसरे बड़े झटके के लिए, न्यूरोसाइंस। ये ब्रांच सीधा हमारे फिजिकल ब्रेन और हमारी ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी करती है। पर सर, थॉट्स तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना, उन्हें हम हाथ थोड़ी लगा सकते हैं, तो ब्रेन एक्टिविटी से उन्हें कैसे देखेंगे? यही तो मैजिक है साइंस का। हमारे वो एब्स्ट्रैक्ट अदृश्य ख्याल असल में हमारे दिमाग की फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम ब्रेन स्कैन्स के जरिए फिजिकली ट्रैक कर सकते हैं कि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो दिमाग का कौन सा हिस्सा लाइट अप होता है। माइंड ब्लोन, लिटरली। मतलब दिमाग के अंदर चलते हुए इलेक्ट्रिक सिग्नल से मेरे ख्याल पढ़े जा सकते हैं। ये तो एकदम साई-फाई मूवी जैसा लग रहा है ना मजेदार? अब न्यूरोसाइंस को भी दो अलग लेंसेज से समझा जा सकता है। एक तरफ है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। इसमें हम देखते हैं कि ब्रेन की फिजिकल एक्टिविटी और हमारे थॉट्स यानी अंदर की सोच का आपस में क्या कनेक्शन है। और फिर बिहेवियरल न्यूरोसाइंस है, मतलब यहाँ सोच के बजाय हमारे एक्शंस और ब्रेन एक्टिविटी का कनेक्शन देखते हैं। बिल्कुल, जब हमारा कोई स्पेसिफिक फिजिकल मूवमेंट या बिहेवियर होता है तब दिमाग में क्या फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, ये बिहेवियरल न्यूरोसाइंस का काम है। तो आसान शब्दों में, एक का फोकस इनर थॉट्स पर है और दूसरे का आउटवर्ड एक्शंस पर। अब तक तो हम एक अकेले इंसान की बात कर रहे थे, पर इंसान अकेले थोड़ी रहता है। यहां एंट्री होती है सोशल साइकोलॉजी की। ये ब्रांच देखती है कि जब हम एक ग्रुप में होते हैं तो हमारी सोच और बिहेवियर कैसे बदल जाता है। ओह, जैसे मैं अपने कमरे में अकेले बहुत शांत रहती हूँ, पर जब मेरी पूरी फैमिली की दावत होती है जहाँ 50 लोग होते हैं तो मैं बिल्कुल अलग बिहेव करती हूँ, बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल है ये। फैमिली दावत में इतने सारे लोगों के बीच होना तुम्हारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप के प्रेशर में या ग्रुप की वाइब में आकर इंसान कैसे अपने आप को बदल लेता है, बस यही तो सोशल साइकोलॉजी है। और आखिर में आती है हमारी लास्ट सबफील्ड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये वो एरिया है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं जब वो वर्ड साइकोलॉजी सुनते हैं। अच्छा, मतलब जब लोग कहते हैं कि इसका दिमाग खराब है, इसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, तो वो बेसिकली इसी सब फील्ड की बात कर रहे होते हैं। सही पकड़ा। हमारी सोसाइटी में अक्सर साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ डिसऑर्डर समझा जाता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में उन बिहेवियर्स और थॉट्स की स्टडी होती है जो आमतौर पर एबनॉर्मल माने जाते हैं। इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी आती है, जहां इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जरूर है, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये साइकोलॉजी का सिर्फ एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं। तो आज का ये पूरा सेशन हम इस बहुत ही सटीक कोट के साथ सम अप करते हैं कि ईच अप्रोच इज अ पीस ऑफ द पजल दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। कि इनमें से कोई एक अप्रोच बाकियों से बेहतर या बेस्ट नहीं है। थॉट और बिहेवियर को पढ़ने का कोई एक सिंगल सही तरीका नहीं होता। हाँ, मुझे अब अच्छे से समझ आ रहा है। इंसान का दिमाग वाकई एक बहुत बड़ी पजल है। न्यूरोसाइंस एक पजल पीस ढूंढती है, सोशल साइकोलॉजी दूसरा पीस ढूंढती है, और जब हम इन सब पीसेस को आपस में जोड़ते हैं तब कहीं जाकर हमें पूरी पिक्चर दिखती है। एकदम करेक्ट इकरा। हम लोग बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स से पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इन अलग अलग लेंसेज के जरिए। एक्सक्यूज मी सर, हेलो, मेरा नाम हम्माद है। मैं पिछले बेंच पे बैठ के सब कुछ सुन रहा था। मुझे बस एक बहुत बड़ा सवाल परेशान कर रहा है। अरे हम्माद, आओ आओ, बोलो तुम्हारा क्या सवाल है? सर, आपने इतनी सारी चीजें बता दी बिहेवियर और थॉट के बारे में, पर ये सब आते कहाँ से हैं? मतलब क्या हमारी आदतें हमारे अंदर जन्म से ही होती हैं या फिर हम अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं? आखिर कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा शेप करती है, हमारा नेचर या फिर हमारी अपब्रिंगिंग? क्या बात है हम्माद, ये तो तुमने पूरी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा और सबसे फाउंडेशनल सवाल पूछ लिया है। नेचर वर्सेस नर्चर। क्या हम अपने जीन से बनते हैं या अपने माहौल से? इकरा, हम्माद और जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, ये सवाल अपने आप में एक पूरी नई दुनिया खोलता है और इस मिस्ट्री को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे अपने आने वाले अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए खुद को और अपने आसपास के लोगों को बस ऑब्जर्व करते रहिए। मिलते हैं अगले हिस्से में।